हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। तो बात करेंगे आज पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस की। ठीक है, भौतिक विज्ञान शिक्षण की बात करेंगे। इसके टॉप 50 एमसीक्यूज क्वेश्चंस होंगे जिनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और एक से बढ़कर एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन आपके सामने होगा। और यहाँ से आपको एग्जाम में एज इट इज़ काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो क्लास में अगर आप लास्ट तक बने रहते हैं तो डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ठीक है, तो इसके 50 क्वेश्चंस, इसमें आज जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके विज्ञान से रिलेटेड जिस प्रकार से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस रहेंगे। आगे जो नेक्स्ट क्लास इसके बाद होगी उसमें आपका जो सूक्ष्म शिक्षण से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो रहेंगे, पाठ्यक्रम से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, इकाई योजना से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। ये आपके नेक्स्ट क्लास में रहेंगे। आज की क्लास में विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चंस डाले गए हैं। ठीक है, तो चलिए फिर बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, पेडागोजी फिजिकल साइंस। और आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी थे फिजिकल साइंस को लेकर के, तो बहुत कोशिश करने के बाद मैंने कहा चलो टाइम निकाल के इनके भी क्वेश्चंस कराए जाते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्तर ज्ञानात्मक पक्ष का है? निम्न में से कौन सा स्तर ज्ञानात्मक पक्ष का है? अवबोध, अनुक्रिया। जब तक मैं क्वेश्चन को रीड करूं तब तक आप आंसर अपना टिक कर लीजिए, आपको पता लगना चाहिए कितना आपके सही हैं, क्योंकि 4 दिन बाद आपका एग्जाम आ गया है। अवबोध, अनुक्रिया, रुचियां तथा आदतें, उपयोग। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। राइट वन इसमें क्या हो जाएगा? अवबोध। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है आपका आ, वो यहाँ पे सही और सटीक आंसर हो जाएगा, अवबोध है। अवबोध स्तर ज्ञानात्मक पक्ष का स्तर है। क्या है? अवबोध क्या है? ज्ञानात्मक पक्ष का स्तर है। कौन सा स्तर भावात्मक पक्ष का इसमें से नहीं है? ग्रहण, संगठन, मूल स्थापना या फिर विश्लेषण। आपको बताते चलें, आपका जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी है, विश्लेषण, यह भावात्मक पक्ष का स्तर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो यहाँ पे राइट वन हो जाएगा। अखिल भारतीय विज्ञान शिक्षण सम्मेलन के सुझावों के अनुसार विभिन्न स्तर पर विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों को कब शिक्षा मंत्रालय ने प्रकाशित किया? ये आपका जो है वो 1956 में किया था। कब किया था? 1956 में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट वन हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कहता है, विज्ञान के प्रमुख मूल्य कितने हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? तो विज्ञान के जो प्रमुख मूल्य आप जो बताए गए हैं वो कितने हैं? 3 बताए गए हैं। कितने? 3 बताए गए हैं विज्ञान के प्रमुख मूल्य। डॉक्टर B.S. ब्लूम ने सीखने के पक्षों को कितने भागों में विभक्त किया है? ये आपके 3 भागों में विभक्त किया है। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका वो राइट हो जाएगा। डॉक्टर B.S. ब्लूम ने सीखने के पक्षों को 3 भागों में विभक्त किया है। ऑप्शन कौन सा? बी आपका राइट वन हो जाएगा। उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शिक्षक को कई छोटे छोटे लक्ष्य बनाने पड़ते हैं। तो ये हमारे प्राप्त उद्देश्य हो जाएगा। शिक्षण उद्देश्य, शिक्षण महत्व या फिर शिक्षा का महत्व किसके अंतर्गत आएगा? ये हमारे प्राप्य उद्देश्य के अंतर्गत आएंगे, है ना। प्राप्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शिक्षक को कई छोटे छोटे लक्ष्य बनाने पड़ते हैं। किसकी पूर्ति के लिए? प्राप्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शिक्षक को कई छोटे छोटे लक्ष्य बनाने पड़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन, प्राप्य उद्देश्य को तैयार करने में विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। किस बात का? जो प्राप्त उद्देश्य है हमारे, इनको तैयार करने में विशेष रूप से किसका ध्यान रखा जाता है? तो इसमें बालकों की आवश्यकताओं और योग्यताओं का ध्यान रखा जाता है। बात यहाँ पे ये सही है। विषय वस्तु की प्रकृति कैसी है, इस बात पर भी ध्यान रखा जाता है। विषय विशेषज्ञों की राय भी ली जाती है, उनका भी ध्यान रखा जाता है। तो यहाँ पे प्राप्त उद्देश्यों को तैयार करने में इन सभी का अहम रोल होता है, इन सभी का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो राइट हो जाएगा। द आपका ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही और सटीक आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा रुचि उद्देश्य है? प्राप्त निरीक्षणों की सच्चाई से व्याख्या करना। क्या ये रुचि का उद्देश्य है? मतलब इसमें बच्चों को इंटरेस्ट आता है। यह वैज्ञानिक संबंधी कार्यों को करने में, नए नए विचारों और खोज को करने में या फिर नए नए प्रयोग करने में। तो यहाँ पे जो सबसे सही और सटीक आंसर है वो आपका B1 हो जाएगा। विज्ञान से संबंधित जो भी कार्य होते हैं उनको करने में बच्चों को काफ़ी रुचि आती है, उनको मज़ा आता है, इंटरेस्ट आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे
ज़्यादा बेहतर आंसर है। कई बार आपको ऑप्शन में ऐसा लगेगा कि चारों ही ऑप्शन सही हैं, लेकिन वहाँ पे भी आपको हैव टू चूज द बेस्ट वन, उसमें सबसे बेस्ट ढूंढना होता है हम लोगों को। निम्नलिखित में से प्राप्य उद्देश्य हैं ज्ञान देना, चिन्ह या सूत्र, संबंध का ज्ञान, सिद्धांत का ज्ञान। तो इसमें प्राप्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? सिद्धांत का ज्ञान। सिद्धांत का ज्ञान हमारा प्राप्य उद्देश्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट वन है। उद्देश्यों के भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण सन 1964 में किसने किया? तो ये आपके उपरोक्त सभी ने। किसने? ब्लूम, कृतवाल और मसीहा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट वन हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मिलर विधि किस प्रकार के उद्देश्यों को लिखने में सहायक है? भावात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य, ज्ञानात्मक या मनोगत्यात्मक? तो जो मिलर विधि है वह आपके क्रियात्मक उद्देश्यों को लिखने में सहायक है। कैसे उद्देश्यों को लिखने में? क्रियात्मक उद्देश्यों को लिखने में। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका वो राइट हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। मनोगत्यात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है क्या? मूल्यांकन करना, एकाधिकार, अनुकूलन या रेखांकन? इसमें से क्या है जो मनोगत्यात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है? तो जो रेखांकन है यह हमारा मनोगत्यात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट वन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? क्रियात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक या फिर ज्ञानात्मक? आपको बताते चलें, जो ऑप्शन आपका ए है वो सही हो जाएगा, क्रियात्मक। ठीक है, क्रियात्मक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा पद भावात्मक उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा पद नहीं आता है? विचारना, अनुकूलन, व्यवस्था, संश्लेषण। तो यहाँ पे जो आपका संश्लेषण है वह, ये जो पद है संश्लेषण का, ये भावात्मक उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। फिर नेक्स्ट की बात करेंगे। जब वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र के मध्य रखी हो, जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य रखी हो तो प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ बनेगा? उल्टा वास्तविक और वस्तु से बड़ा बनेगा, सीधा वास्तविक और वस्तु से छोटा बनेगा, उल्टा वास्तविक वस्तु से छोटा, या सीधा वास्तविक और वस्तु से बड़ा। किस प्रकार का बनेगा? आप लोगों ने अपना आंसर चूज कर लिया होगा, आई होप, है ना। तो यहाँ पे आपका जो बात फर्स्ट वन है वो सही है, उल्टा वास्तविक और वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, चलिए बात क्लियर हुई इतनी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु के द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग आवृत्ति कहते हैं। किसी वस्तु के द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आवृत्ति कहा जाता है। अनुप्रस्थ तरंगों में दो तरंगों के बीच की दूरी होती है, क्या कहते हैं उसको? आयाम, अर्ध आयाम, तरंग दैर्घ्य या फिर अर्ध तरंग दैर्घ्य। क्या कहते हैं उसको? उसको तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगों में दो तरंगों के बीच की दूरी जो होती है उसे तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ऑप्शन आपका सी जो है वो राइट हो जाएगा। ऊष्माधारिता का क्या मात्रक है? ये आपका कैलोरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट वन हो जाएगा। विज्ञान शिक्षक की विशिष्ट योग्यताएं क्या हैं? जो विज्ञान का शिक्षक है, जो साइंस का टीचर है, उसकी स्पेसिफिक एबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना, विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान। बात ये भी देखिए, बात ये भी सही है भाई, उसके अंदर जो है साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो बात करे, है ना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण उसका होना चाहिए, और विभिन्न शिक्षण विधियां, जो अलग अलग प्रकार की जो हमारे टीचिंग मेथड्स हैं उनका ज्ञान उसको होना चाहिए। प्रयोगशाला संचालन का ज्ञान भी होना चाहिए कि प्रयोगशाला में, लैब में किस प्रकार से उसका संचालन करना है, बालकों को कैसे क्या सिखाना है, शुरुआत में क्या सिखाना है। तो जो यहाँ पे ऑप्शन डी है आपका, ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये बातें यहाँ पे सभी सही हैं। ये सभी पॉइंट्स जो है वो विज्ञान शिक्षक की विशिष्ट योग्यताओं के प्रकार हैं, और ये उनकी योग्यताएं होनी चाहिए। विज्ञान शिक्षक की भाषा कैसी होनी चाहिए? छात्रों के स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। बात तो बिल्कुल सही है। क्रमबद्ध होनी चाहिए भाई, क्लियर होनी चाहिए, है ना। तो विज्ञान शिक्षक है, भाषा उसकी जो है क्लियर हो, सीक्वेंस में हो, छात्रों के अकॉर्डिंग हो। ऑप्शन जो डी है आपका वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये सभी इज द राइट वन ऑप्शन। परीक्षण की रचना किसने की थी?
गॉल्टन और कैटल ने, जॉर्ज फिशर ने, हैरोसन मैन या फिर थॉर्नडाइक ने? किसने की थी? तो ये आपके की थी गॉल्टन और कैटल ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए फिर आगे बात करते हैं। कोण का मात्रक होता है मोल, स्टेरेडियन, एम्पियर या फिर रेडियन? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका रेडियन हो जाएगा, है ना। कोण का मात्रक क्या बताया गया है? कोण का मात्रक रेडियन, ऑप्शन डी आपका राइट वन है। निम्नलिखित में से यौगिक है, यौगिक है जल, सोना, पीतल, चांदी? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए जो है वो राइट हो जाएगा, जल। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी विधि घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करता है? निथारना द्रव से पृथक करता है घुलनशील ठोस पदार्थों को। निथारना, वाष्पीकरण, तलछटीकरण या फिर छानना, किसके माध्यम से हम अलग करते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका वाष्पीकरण हो जाएगा। घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से अलग करना कौन क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव पृथक करने की विधि है, क्या है? इसमें आपका वाष्पन हो जाएगा, है ना। और फिर है दही को मथनी द्वारा तीव्र गति से मथने से प्राप्त करने की मक्खन को पृथक करने की विधि का नाम क्या हो जाएगा? ये आपका अपकेंद्रण होगा। ऑप्शन बी इज द राइट वन आंसर। बालू और लोहे की छलनी को पृथक किया जाता है बीन करके, चुंबकीय पृथक्करण के द्वारा, फट कर या फिर चाल करके माध्यम से? तो यहां भी आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, चुंबकीय पृथक्करण के द्वारा। ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा निम्नलिखित को पृथक किया जाता है, किसको पृथक किया जाता है? इसमें आपका नमक और कपूर के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा अलग किया जाता है। ऑप्शन जो डी है आपका वो यहाँ पे बेहतर आंसर है। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ में आवेश आ जाता है, कौन सा? धनावेश आता है, ऋणावेश आता है या दोनों ही आ जाते हैं? तो इसमें आपका धनावेश आ जाता है। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ में धन आवेश आ जाता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करेंगे। शुष्क सेल में किस पदार्थ की छड़ एनोड का कार्य करती है? किस सेल में शुष्क सेल में किस पदार्थ की छड़? तो यहाँ पे कार्बन। किस पदार्थ की छड़? कार्बन की जो छड़ होती है वो एनोड का कार्य करती है। चलिए, निम्न में से दिष्ट धारा का प्रयोग करते हैं किसमें? पंखा, टॉर्च, टीवी, कूलर, किसमें करते हैं? टॉर्च में। दिष्ट धारा का प्रयोग कहाँ होता है? टॉर्च में। चुंबकीय पदार्थ है, चुंबकीय पदार्थ में से कौन हो जाएगा? लोहा। लोहा कैसा पदार्थ है? चुंबकीय है ना। पीतल, तांबा, रबड़ को चुंबकीय पदार्थ थोड़ा ना है। विद्युत बल्ब में तंतु किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट ऑप्शन है यहाँ पे। जब वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र के मध्य रखी हो तो प्रतिबिंब बनेगा, कैसा बनेगा? ये आपका उल्टा, वास्तविक और वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, ऑप्शन ए जो है आपका वो राइट हो जाएगा। किसी वस्तु के द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या को क्या कहा जाता है? आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? आवृत्ति। चलिए, इतनी बात क्लियर हुई। नेक्स्ट वन की बात करते हैं। अनुप्रस्थ तरंगों में दो तरंगों के बीच की दूरी होती है, उसे क्या कहते हैं? आयाम, अर्ध आयाम, तरंगदैर्घ्य या फिर अर्ध तरंगदैर्घ्य? तो वो हमारा तरंगदैर्घ्य कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका जो यहाँ पे वो राइट वन हो जाएगा। ऊष्माधारिता का मात्रक क्या है? कैलोरी। ऑप्शन ए जो है आपका वो यहाँ पे भी सही हो जाएगा। विज्ञान के सिद्धांतों का प्रतिपादन ढंग से समझकर करना चाहिए, क्या? सामाजिक, व्यवहारिक, मनोवैज्ञानिक या आर्थिक? यहाँ पे क्या हो जाएगा? मनोवैज्ञानिक। ठीक है, विज्ञान के सिद्धांतों को मनोवैज्ञानिक तरीके से समझ करके उनका प्रतिपादन करना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं। पाठ्यपुस्तक एक महत्वपूर्ण शिक्षा उपक्रम है, ये बात किसने कही है? ये बात आपके डॉक्टर जॉनसन ने कही है। ऑप्शन जो बी है आपका वो राइट वन हो जाएगा। विद्यार्थी पुस्तकों के विषय में अत्यधिक और सत्य के विषय में बहुत कम जानते हैं, बात बहुत सटीक है। विद्यार्थी पुस्तकों के विषय में अत्यधिक और सत्य के विषय में कम जानते हैं, ये बात किसने कही है? ये बात आपके टी.एच. ग्रीन ने कही है। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका वो राइट हो जाएगा। विज्ञान शिक्षण यानी कि साइंस को टीच करते समय टीचिंग के अंतर्गत कक्षा में छूट जाते हैं, क्या छूट जाते हैं? जो शिक्षण बिंदु होते हैं वो हमारे छूट जाते हैं।
पाठ्यपुस्तक वह साधन है जिसके माध्यम से अध्यापक किसी विषय को कक्षा के सामने प्रस्तुत करने में समर्थ होता है। ये कथन किसका है? ये कथन आपका मैक्सवेल का है। किसका है? मैक्सवेल का है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। पाठ्यवस्तु को व्यवस्थित करने में किस सिद्धांत का पालन किया जाता है? सरल से कठिन की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो राइट हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी इज द राइट वन आंसर। अभिक्रमित अनुदेशन के जन्मदाता कौन है? तो यहाँ पे आपका बीएफ स्किनर। अभिक्रमित अनुदेशन के जन्मदाता कौन है? बीएफ स्किनर। दो या दो से अधिक शिक्षक होते हैं श्रेणीबद्ध टोली में, एकल विषय टोली में, सहक्रिया टोली में या फिर अंतः विषयक टोली में। किसमें होते हैं? ये आपका एकल विषय टोली में होते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका वो राइट हो जाएगा। योजना विधि प्रोजेक्ट मेथड के जन्मदाता कौन है? यहाँ पे किलपैट्रिक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका जो आंसर है वो राइट हो जाएगा। प्रोजेक्ट वह सहृदय उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो सामाजिक वातावरण में पूर्ण संलग्नता से किया जाए। ये बात किसने कही है? ये बात आपके किलपैट्रिक ने कही है। मैं आपको बता दूं कि हम पेड नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं और उसके लिए आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9628182649। ये जो पीडीएफ में पढ़ा रहा हूँ इसमें आंसर टिक करने के बाद पेड स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड की जाती है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, तो उसकी आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन हमारा 47 नंबर क्वेश्चन था, किलपैट्रिक हो गया। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रयोगशाला विधि में महत्व दिया जाता है। किस पर महत्व दिया जाता है? इसमें प्रयास और त्रुटि करके सीखने के सिद्धांत पर फोकस किया जाता है या बल दिया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट वन हो जाएगा आपका। किस शिक्षण विधि के जन्मदाता प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग हैं? ह्यूरिस्टिक विधि। किस शिक्षण विधि के? तो ह्यूरिस्टिक विधि के जन्मदाता प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग हैं। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस डाले जाएंगे। विज्ञान के पूर्ण अध्ययन के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? विज्ञान प्रयोगशाला। अगर आप विज्ञान का पूर्ण अध्ययन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास विज्ञान प्रयोगशाला होना अति आवश्यक है। ठीक है, पेड नोट्स लेने के लिए पेड नोट्स में मिलता क्या है? कुछ लोग ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं, सर पेड नोट्स में क्या क्या मिलेगा, क्या क्या नहीं मिलेगा। आपको जो पीडीएफ में पढ़ा रहा हूँ ये पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपका आईसीटी, ईवीएस और ये जो फिजिकल साइंस है इसका मिल जाएगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।